नमस्कार साथियों, मैं सिकवाल सर एक बार पुणे आपका उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल आपको काफी समय से इंतजार था कि अचानक से कक्षाएं कैसे बंद हो गई। बिल्कुल इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ स्वास्थ्य को लेकर कुछ मजबूरियां रही है साथियों मेरी, इस वजह से आपको एक इंतजार करना पड़ा एक हफ्ते का। आज हम फिर शुरू होते हैं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी। कौन से क्रम में? 47 मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी में लेकर आया हूं। उसमें ऐसे चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जिनको आप और हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी कौन सी? मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 47। इसमें कौन कौन से किस तरह के प्रश्न है ये तो आपके सामने आने पर वैसे ही परिलक्षित हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1, मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का पहला ही क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह रहा, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। कोल सैनिक ने बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? कोल सैनिक नामक एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बालकों के विकास को लेकर कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? क्या 7 अवस्थाएं, 8 है, 6 या 9 है? बिल्कुल हम उत्तर तक यदि बात करें कोल सैनिक की, किसकी बात करें? कोल सैनिक नाम के व्यक्ति की यदि अपन बात करते हैं तो कोल सैनिक ने बालक के विकास को लेकर जो अवस्थाएं बताई है साथियों, उनकी संख्या यदि देखा जाए तो उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 9। क्या यह विकल्प में 9 है? बिल्कुल है। तो इसी के साथ ये डी ऑप्शन क्या हो गया? सही। 6 है नहीं, 8 है नहीं, 7 है नहीं। हर लोग ने जरूर 7 का उल्लेख जरूर किया था, बाकी कोल सैनिक ने मानव विकास की कुल 9 अवस्थाएं बताई है। इस दृष्टि से चौथा विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही जोरदार है। हालांकि पिछली कुछ भर्ती परीक्षाओं में इस तरह के सवाल सामान्य पूछे गए हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है? क्या उनकी संख्या 206 है, 270 है, 210 है या 260 है? देखिएगा, यदि हम 600 अवस्था वाले बालक की बात करें, 600 अवस्था वाले, तो 600 अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी है? हड्डियों की संख्या, किसकी संख्या साथियों? 600 अवस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है। कितनी होती है? 270 होती है। जबकि बाल्यावस्था की यदि अपन बात करें तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, 210 होता नहीं, 260 भी होता नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? कुल हड्डियों की संख्या मनुष्य के शरीर में 206 है, जो कि किशोरावस्था के अंतर्गत हो जाती है। बाल्यावस्था में 350 हो जाती है, 600 अवस्था में 270 है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे आखिर ए विकल्प क्यों सही हुआ, क्योंकि लगभग एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विकास जब पूर्ण होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 206 बताई गई। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मार्मिक सवाल आया है अब आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त सवाल आया है। देखिएगा, निम्न में से कौन सा कारण बच्चों में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? यानी कि यह 4 विकल्प है। यानी कि ऐसा कौन सा कारण है जो बच्चों में अनुशासनहीनता को उत्पन्न करता है? व्यवहारिक तौर पर सवाल है। क्या बीमारी के कारण बच्चा अनुशासनहीन होता है? क्या किसी पीड़ा की वजह से बच्चा अनुशासनहीन हो जाता है? क्या स्वतंत्रता देने से अनुशासनहीन होता है या किसी भय के कारण? तो देखिएगा, कौन सा कारण बच्चों में अनुशासनहीनता को लेकर बात की गई। देखिए, बीमारी के कारण बच्चा अनुशासनहीन नहीं होगा, अपितु ऐसा ही हो जाएगा और निराश हो जाएगा। तो ये होगा नहीं। कोई पीड़ा है उसे, तो इस पीड़ा से भी वो किसकी अनुभूति करेगा? निराशा के भाव आ जाएंगे इसमें भी, निराश। तो ये भी होगा नहीं। और स्वतंत्र रहेगा, तो स्वतंत्रता जब उसको मिलेगी तो वो अनुशासनहीन नहीं होगा, वो तो वैसे ही अनुशासन से युक्त होगा। तो ये होगा नहीं। भय के कारण वो कई बार क्या होता है, डर की वजह से अनुशासनहीन हो जाता है। और वाटसन का लोकप्रिय संवेग भी भय बताया गया। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे
एक बालक में अनुशासनहीनता का जो कारण है वो भय रहता है। तो डी विकल्प क्या है साथियों, बिल्कुल सही होगा। तो आनंद लीजिएगा इस मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का। चलिए अगले क्वेश्चन में, और इसी के साथ अपन कलर भी थोड़ा सा क्या कर लेते, चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास तथा पैरों के उचित उपयोग से है। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों और पैरों के विकास से। तो इसका संबंध किससे है? क्या मस्तिष्क और आत्मा से है, अधिगम और शिक्षा से है, क्या प्रशिक्षण और अधिगम से है, शक्ति और गति से? देखिएगा, गामक विकास की बात की जा रही, किसके विकास की? गामक। और गामक विकास का संबंध जो रहता है वो रहता है गति से, गतिशीलता से रहता है। किससे रहता है? गतिशीलता से रहता है। दूसरे नंबर पर बात हो रहा है मांसपेशियों के विकास को लेकर भी बात हो रही, पहले गामक विकास को लेकर भी बात हो रही। और मांसपेशियों के विकास की यदि अपन बात करें, मांसपेशियों का विकास और मांसपेशियों का जो विकास है, मांसपेशियों का विकास, इसका जो संबंध है साथियों किससे है? इसका जो संबंध है वो शक्ति से रहता है। किससे रहता है? शक्ति से। तो पहला का संबंध किससे? इससे। और दूसरे का संबंध किससे? शक्ति से। इस दृष्टि से आपका विकल्प कौन सा सही हो रहा है? वो डी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। प्रशिक्षण और अधिगम ये दोनों अनुभव पर आधारित है, अधिगम और शिक्षा ये दोनों सीखने पर आधारित है। मस्तिष्क और आत्मा, तो मस्तिष्क का संबंध शारीरिकता से है और आत्मा का संबंध दर्शन से है। तो इस दृष्टि से ये विकल्प क्या हो गए? गलत हो गए। डी बिल्कुल क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 किस बात को लेकर प्रश्न पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा अंतर्दंत को कम करती है? क्या वो मनोरचना दमन है, क्या वो समन है, प्रतिगमन या सभी है? प्रतिगमन, समन या दमन, इनमें से कौन सी मनोरचना ऐसी है जो आपके द्वंद और कुंठा जो होती है और उसको कम करती है? यानी कि समायोजन की कौन सी रक्षा युक्ति है जो आपके मानसिक द्वंद को, तनाव को दूर करती है? तो देखिएगा, दमन एक रक्षा युक्ति है। क्या है ये? रक्षा युक्ति। ये आपके कुंठा को क्या करती? दूर। समन भी एक रक्षा युक्ति है, यह भी आपके कुंठा को क्या करती है? दूर। प्रतिगमन भी एक रक्षा युक्ति है, यह भी आपके कुंठा और द्वंद को क्या करती? दूर। तो तीनों ये दूर कर दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? डी विकल्प बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। ये समायोजन के तंत्र से सवाल पूछा गया है। यदि व्यक्ति को समायोजित रहना है, उसके मानसिक द्वंद और कुंठा को दूर करना है, तो कौन सी युक्ति का प्रयोग करेगा? लगभग सभी युक्तियों का क्या करेगा? प्रयोग करेगा। तो चलिएगा मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सोचिए, समझिए और उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है। कोई भी बालक है, बच्चा है, छात्र है, छात्रा है या विद्यार्थी है, उसकी तनाव संबंधी समस्या, कौन सी? तनाव को लेकर यदि हम समस्या को दूर करते हैं तो कैसे करोगे? क्या शिक्षण से करोगे उसके टेंशन को दूर, उसको नियंत्रण में रख कर करोगे, या उसे निर्देशन या परामर्श दोगे, या सभी दोगे? देखो, व्यवहारिक सवाल पूछे जा रहे हैं। आज जो मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी है उसमें व्यवहारिक क्वेश्चनों का बौछार है। तो बिल्कुल जहां आपके कॉन्सेप्ट यदि साथियों क्लियर है तो इन प्रश्नों के आप उत्तर दे पाओगे। तो सोचिएगा, आप तनाव संबंधी समस्या यदि दूर करनी है तो आप शिक्षण कराओगे, तो हो सकता है अगर बच्चा सीखेगा तो तनाव थोड़ा दूर हो भी सकता है। क्या नियंत्रण से उसकी तनाव संबंधी समस्या, उसको नियंत्रण में रखोगे तो तनाव बढ़ेगा? तो यह विकल्प तो होगा नहीं, सभी हो ही नहीं सकता। बी विकल्प गलत हो गया, इसलिए सभी हो नहीं सकता। तो इसमें सबसे उच्च कोटि की कौन सा विकल्प लग रहा है?
कि एक विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है। परामर्श देकर भी कर सकता है और निर्देशन देकर भी कर सकता है। तो सी विकल्प बिल्कुल क्या है, सही माना जाएगा, क्योंकि शिक्षण से तनाव दूर हो या ना भी हो। तो सी विकल्प क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आया अब आपके मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन 2009 जब बना, उसमें समावेशी शिक्षा का उल्लेख किया है। तो उसका जो संबंध है वो किस पर आधारित है, उसकी अवधारणा किस पर आधारित है। क्या वो व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है, क्या उसका संबंध अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है, क्या अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण अभिवृत्ति है, या सभी से। देखिएगा, बात हो रही है राइट टू एजुकेशन को लेकर और उसमें समावेशी शिक्षा को लेकर उल्लेख हुआ है। तो इसकी अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित हो सकती है। पहले तो आप इस चीज को समझिएगा साथियों, मैं यह चीज लिख रहा हूं समावेशी शिक्षा को लेकर बात। समावेशी शिक्षा, क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे कि समावेशी शिक्षा क्या होती। देखिए, समावेशी शिक्षा की यदि मैं बात करूं, थोड़ा सा समझाने के लिए कलर चेंज कर रहा हूं। समावेशी शिक्षा वो होती है जो लिंग के आधार पर, नंबर 2 जाति के आधार पर, नंबर 3 रंग के आधार पर, नंबर 4 धर्म के आधार पर, सबको क्या दी जाए आधार पर समान शिक्षा देना। समान शिक्षा देने से है, यानी कि आप लिंग भेद जाति आदि का आधार पर किसी को शिक्षा देने से वंचित नहीं कर सकते हो। सभी को समान शिक्षा देना यह हमारा मानवीय कर्तव्य होना चाहिए। तो बिल्कुल इसमें जुड़ाव किसका हुआ, मानवतावादी विचारधारा का भी हो गया। मानवतावादी विचारधारा का संबंध हो गया इससे। तो अब ये सोचिएगा, क्या इसका संबंध व्यवहारवादी से। व्यवहारवादी तो रटने पर बल देता है, ये तो केवल किस पर देता है, रटन पद्धति को लेकर बात कहता है। तो इसका मतलब ये विकल्प होगा नहीं। और अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति, एक बात बुझती है, समावेशी शिक्षा सबको समान अधिकार है, तो सहानुभूति किस बात की, तो ये होगा नहीं। फिर बचा क्या, सभी हो ही नहीं सकते जब दो ऊपर के विकल्प गलत हो गए। बचा कौन कि अधिकार क्या है, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मानवा अधिकार है उसका सबको समान शिक्षा प्राप्त करने का। तो बिल्कुल बी विकल्प क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। देखो, आपने और हमने हर विकल्प पर चर्चा की है और इसी को मद्देनजर रखकर यह आंसर क्या हुआ, सही हुआ। बिल्कुल इस तरह से यदि आप और हम दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं तो बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, क्लियर। एक वास्तव में किसी ने एक सत्य ही कहा है, एक शिक्षक वही पूर्ण माना जाता है जो अपने बच्चों से, अपने विद्यार्थियों से हर विकल्प पर चर्चा करता है। तो अगर आपको बिल्कुल वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। बिल्कुल फैक्ट है ये। नई शिक्षा नीति 2020 में भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया। क्या वो राज्य केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है या उत्तर प्रदेश है। प्रथम राज्य की यदि बात करें तो केरल ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। फिर तमिलनाडु, यह भी गलत हो गया। तो फिर सही क्या है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल गलत है। तो सही क्या हो गया, कर्नाटक पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल एनसीएफ 2005 से यह सवाल पूछा गया। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है। देखिए, बात हो रही इस एनसीएफ
2005 को लेकर। ये एनसीएफ 2005 जो बना वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की देन है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन कब हुआ था? बता सकता आप में से कोई कब गठन हुआ था? यह गठन हुआ था 1985 में। उस समय इसको शिक्षा मंत्रालय कहते थे। वर्तमान में भी इसका नाम क्या हो गया? वर्तमान में भी इसका नाम, वर्तमान में नाम शिक्षा मंत्रालय है। क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय। तो इस शिक्षा मंत्रालय के एक सचिव थे जिन्होंने शिक्षा को बिना बोझ के लेकर बात की और प्रोफेसर यशपाल को इसका अध्यक्ष बनाया। कौन था? यशपाल, जिसकी जो कि देहांत हो चुका है, प्रोफेसर यशपाल, जिन्होंने एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता की थी। तो इस एनसीएफ 2005 का मुख्य दर्शन क्या था? प्रोफेसर यशपाल का यह मानना था कि शिक्षा क्या हो? बिना बोझ की हो। शिक्षा कैसी हो? बिना बोझ की हो, यानी कि ज्यादा बोझिली शिक्षा नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर पाठ्यक्रम का निर्माण करने की बात कही। तो क्या व्यवसायिक कुशलता सीखना, बिना बोझ के सीखना, सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, या सतत व्यापक? तो मेन उसका मोटो जो था मैंने बता दिया, बिना बोझ की शिक्षा। तो बी विकल्प क्या हो रहा है? सही हो रहा है। इस दृष्टि से ये तीन विकल्प तो क्या हो गए? गलत हो गए। तो सही क्या हुआ? बी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। चलो थोड़ा सा कलर वापिस चेंज करते हैं। क्या कहता क्वेश्चन नंबर 10? देखिए, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? देखिएगा, मूल्यांकन के प्रकारों को लेकर बात करें। मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, नहीं है। देखिएगा, मूल्यांकन के प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, मूल्यांकन का जो प्रकार है, यानी मूल्यांकन का प्रकार जो है, उसमें एक तो नाम आता है निर्माणात्मक मूल्यांकन आता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन। और फिर यदि अपन देखते हैं सतत मूल्यांकन आता है, सतत मूल्यांकन। और यदि हम देखते हैं योगात्मक मूल्यांकन आता है। तो इसका मतलब ये तो है, ये तीनों तो मूल्यांकन के क्या मानेंगे? प्रकार है। तो मानक जो है वो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, मानक नहीं है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, आंसर जो है वो ए विकल्प बिल्कुल सही है। ये है नहीं, ये है नहीं, ये सभी होगा नहीं। तो मानक जो आता है, मानकीकृत मूल्यांकन या परमापीकृत मूल्यांकन तो सुना होगा, लेकिन वो उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मानक को लेकर किसी तरह का उल्लेख नहीं। तो ए विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल आंसर के रूप में सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11। देखिएगा, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक किसने दिया? बिल्कुल लॉजिक लगाकर उत्तर दीजिए। यानी कि मानवीय आवश्यकताओं को लेकर चर्चा करने वाला जिसने पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, वो व्यक्ति कौन है? क्या वो व्यक्ति थॉर्नडाइक है? देखिएगा, थॉर्नडाइक तो उद्दीपक अनुक्रिया को लेकर बात कही। किस चीज को लेकर? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को लेकर बात कही है थॉर्नडाइक ने। तो ये विकल्प तो क्या हो गया आपका? भिड़ते ही गलत। गिलफोर्ड जो था, बुद्धि संरचना मॉडल को लेकर बात कही। बुद्धि संरचना मॉडल को लेकर बात करता है, जो कि 1967 में दिया, और त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में भी बात करता है। त्रिआयामी सिद्धांत इन दो चीजों को लेकर यह बात करता है। इस दृष्टि से यह भी विकल्प क्या हो गया? गलत। सभी हो ही नहीं सकता। बचा कौन? इब्राहिम मैस्लो वो व्यक्ति है जिसने पदानुक्रमिक सिद्धांत को आवश्यकता सोपानों का सिद्धांत भी कहा है। तो बी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। और यह सिद्धांत इब्राहिम मैस्लो ने 1954 में दिया था, 1954 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह रहा, देखिएगा। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? सवाल क्या पूछा जा रहा है? व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण कौन सा नहीं है? देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता एक शब्द आ गया आपके सामने, व्यक्तिगत विभिन्नता। एक बात सोचिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने बात की वो कौन था? गाल्टन था। कौन था? गाल्टन था, जिसने व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या किया था? उल्लेख किया था। उल्लेख किया था। कब किया था? 1879 में किया था। अब चीज आती कि व्यक्तिगत विभिन्नता का कौन सा कारण नहीं है। पहले तो एक बात बताइए, जो कारण है कौन कौन से व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण? एक तो वंशानुक्रम होता है, दूसरा वातावरण भी होता है, और यदि बात करें व्यक्तिगत विभिन्नता का और कौन सा कारण है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता में बुद्धि का भी योगदान है, आयु का भी योगदान है, परिपक्वता का भी योगदान है। और यदि अपन देखते हैं तो व्यक्तिगत विभिन्नता में बुद्धि, वातावरण, आयु, परिपक्वता, लिंग भेद का भी योगदान है। तो ये सारे के सारे प्रभावित करने वाले कारक है। कौन सा नहीं है? तो देखिएगा, निर्देशन का व्यक्तिगत विभिन्नता में कोई योगदान नहीं होता। तो यहां पर यही तो पूछा जा रहा है कि कौन सा कारण नहीं है, तो डी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही माना गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह रहा, सोचिएगा, उत्तर दीजिएगा। भोजन प्रेमी तथा आराम पसंद वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? जिनको खूब भोजन पसंद है, आराम करने वाले जो व्यक्ति है, तो उनकी पर्सनालिटी का जो संबंध है किस प्रकार से है? क्या वो पिकनिक है, एथलेटिक है, लेपोटोसोमेटिक है, या सभी है? देखो, यदि हम भोजन प्रिय की यदि अपन बात करें तो भोजन प्रिय व्यक्ति कभी भी एथलेटिक हो नहीं सकता। खाएगा पिएगा और सो जाएगा, तो ये होगा नहीं। और भोजन और आराम पसंद वाला व्यक्ति कभी लेपोटोसोमेटिक नामक जो चीज होती है, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि ये तो बहुत ही क्या है, बहुत ही कारगर तो नहीं होगा। तो सभी है ही नहीं, बचा कौन? पिकनिक। तो ए विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है? शरीर संरचना, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, या सभी? अंतर्मुखी, देखिएगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, इनका वर्गीकरण जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम क्या था? जुंग या युंग था, जो कि एक मनोवैज्ञानिक रहा है। जब यह खुद मनोवैज्ञानिक है तो विचारधारा भी कौन सी देगा? मनोवैज्ञानिक ही देगा। बी विकल्प क्या होगा? सही। शरीर संरचना किसने दिया? स्लेंडन ने दिया। और कौन था इसके साथ में? कि क्रेचमर था। तो बिल्कुल ये तो क्या हो गया? पहला विकल्प गलत। समाजशास्त्री होगा नहीं, सभी होगा नहीं, तो बचा कौन? बी विकल्प बिल्कुल क्या हो गया? सही हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आ गया साहब क्वेश्चन नंबर 15 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। यह रहा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए साथियों और उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। देखिए, बुद्धि का संबंध ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना से है। यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक का है, स्पेयरमैन का है, जॉन मेयर का, या बिने का? इस उत्तर को आप तभी दे पाओगे साथियों जब हर विकल्प पर चर्चा कौन करेगा? सिकवाल सर के सानिध्य में आप और मैं दोनों मिलकर। तो चलिए, थॉर्नडाइक की यदि हम बात करें तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का जो सिद्धांत दिया, बहुतत्व का सिद्धांत दिया। बहुतत्व का
सिद्धांत। तो बहुतत्व का सिद्धांत देने के कारण ये विकल्प होगा नहीं। स्पेयरमैन की यदि बात करें तो स्पेयरमैन ने बुद्धि के द्वितत्व को लेकर बात की, द्वितत्व को लेकर, तो ये भी होगा नहीं। जॉन मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि को लेकर बात कही, इमोशनल इंटेलिजेंसी को लेकर, संवेगात्मक बुद्धि को लेकर, तो ये भी होगा नहीं। बचा कौन? बीने की ये परिभाषा है, उस परिभाषा को तोड़कर पूछा गया कि बीने के अनुसार बुद्धि 4 तत्वों से मिलकर बनी है, ज्ञान से, आविष्कार से, निर्देश से और आलोचना से। इसलिए डी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16, आखिर प्रश्न 16 की कैसी प्रकृति है देखिएगा। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। सृजनशीलता के पोषण हेतु, सृजनात्मकता के विकास हेतु एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। क्या कार्य केंद्रित रखना चाहिए, लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए, पुरस्कार प्रेरित करना चाहिए, कार्य और लक्ष्य केंद्रित दोनों रखना चाहिए? यदि बच्चों की सृजनशीलता को देखना है तो एक शिक्षक को चाहिए कि वे अपने बच्चों को सदैव क्या रखे? कार्य में प्रवृत्त रखे, ना कि लक्ष्य निर्देशित रखे। क्या रखे? कार्य केंद्रित। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। बचा कौन? ए विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिएगा, बहुत ही जबरदस्त सवाल आ गया आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पर। समायोजन के फलस्वरूप व्यक्ति प्रशंसित होता है, यह कथन किसका है? कोई समायोजित व्यक्ति दुखी होगा क्या? अरे समायोजित व्यक्ति तो प्रशंसित होता है, उसके संवेगात्मक द्वंद और तनाव भी दूर होते। तो इस कथन के प्रतिपादक कौन है? क्या ये कथन वुडवर्थ ने दिया, टाइलर ने दिया, गार्टन ने दिया, कुप्पुस्वामी ने दिया? किसने ये कथन दिया? देखिएगा, वुडवर्थ तो प्रश्नावली विधि को लेकर बात कह रहा है, प्रश्नावली विधि से संबंधित है, तो ये होगा नहीं। टाइलर ने मनोविज्ञान के इतिहास के कालक्रम को लेकर बात कही, कालक्रम को लेकर, यह होगा नहीं। गार्टन ने व्यक्तिक विभिन्नता को लेकर बात कही, व्यक्तिक विभिन्नता को, तो इसलिए यह भी होगा नहीं। बच्चा कौन? कुप्पुस्वामी ये कहता है कि समायोजित व्यक्ति प्रशंसित होता, उसके संवेगात्मक द्वंद और तनाव दूर होते। तो ए विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह रहा। देखिए, निम्न में से कौन सा परीक्षण जो जीवन पर्यंत चलने वाले अनौपचारिक अधिगम द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर केंद्रित है? क्या वो व्यक्तित्व परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण है, अभिवृत्ति परीक्षण है या बुद्धि परीक्षण है? देखो, जीवन व्रत यानी कि जब तक व्यक्ति इस लोक से उस लोक तक नहीं पहुंचता तब तक उस परीक्षण को काम में लिया जाता है। देखिएगा, वो पर्सनालिटी को लेकर परीक्षण नहीं बनाया गया और ना बुद्धि परीक्षण को लेकर बात कही गई, ना उपलब्धि को लेकर बात की गई। केवल क्या है? व्यक्ति की विचारधारा बार बार परिवर्तित होती, उसको लेकर चर्चा की है, धारणा को लेकर। तो वो परीक्षण जो रहेगा वो अभिवृत्ति परीक्षण रहेगा, तो जीवन पर्यंत चलने वाले अनौपचारिक अधिगम द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं को केंद्रित करता है, प्राप्त सूचनाओं का केंद्रीकरण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही लेटेस्ट है साथियों। जैसे आप लोग लेटेस्ट तैयारी कर रहे हो ना,
उसी तरह का ये सवाल है। देखिए, स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहता है? ये तो लेटेस्ट है सवाल, गलत होना ही नहीं चाहिए कि किसी भी स्कूल को गोद लेना है तो इसके लिए कौन से पोर्टल का यूज किया जाता है? क्या वो गूगल क्लास के रूप में, स्माइल पोर्टल के रूप में, ज्ञान संकल्प पोर्टल या गूगल मीट है? बताइए फटाफट, अरे उत्तर दीजिए। स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है? देखिए, गूगल क्लासरूम होगा नहीं, स्माइल पोर्टल बिल्कुल होगा नहीं, तो क्या होगा? गूगल मीट पोर्टल नहीं। पोर्टल क्या है? ज्ञान संकल्प पोर्टल है, जो स्कूल को गोद लेने को लेकर काम में लिया जाता है। चलिए, आज के सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह रहा। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहले किसने की? यानी कि भारत में शिक्षा का अधिकार के लिए सबसे पहले किसने बात रखी कि शिक्षा को मौलिक अधिकार दर्जा को लेकर अनिवार्य किए जाने को लेकर बात कही हो? देखो, जाकिर हुसैन ने कहा, राजीव गांधी ने कहा, नौरोजी ने कहा, गोखले ने कहा। सबसे पहले शिक्षा अनिवार्य हो। शिक्षा क्या हो? शिक्षा अनिवार्य हो, ये बात कहने वाला व्यक्ति जाकिर हुसैन नहीं है। वो तो कौन है? राजीव गांधी नहीं, वो तो है दादा भाई नौरोजी नहीं। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले पहले व्यक्ति थे जिसने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार दर्जा देने के को लेकर भी चर्चा की थी। तो डी विकल्प बिल्कुल सही माना गया। तो यदि साथियों आपको आज की मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब आप हम निरंतर मिलते रहेंगे, तो किसी तरह का ये आपके दिमाग में ना रखे कि अब अगली कक्षा कब आएगी, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य की वजह से मैं कुछ समय के लिए ऑनलाइन नहीं जुड़ पाया था। तो आज मैं फिर दोबारा आपसे जुड़ा हूं। तो बिल्कुल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार शेयर कीजिएगा, और निरंतर आप और हम कहां पर मिलेंगे? उदयपुर के श्रीजी स्टडी सेंटर पर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।